Shivani back with a new video for class 10, and in this video we are starting with the chapter The Rise of Nationalism in Europe। और इस वीडियो में हम टॉपिक 1 करेंगे इस चैप्टर का। तो जैसे कि अब आपके लोगों के बोर्ड्स आ गए हैं, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, ये चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का पक्का आने वाला है। तो इस चैप्टर को थॉरली याद कर लीजिए एंड टू मेक इट इजी फॉर यू मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड करने वाली हूँ। So let's get started to the topic 1 of this chapter. चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इस चैप्टर से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से सबसे इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का आएगा। आई एम 100% श्योर 5 मार्क्स इसमें से बहुत आराम से आ सकता है, ठीक है। एंड अब इसमें सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी। ये इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं 1848 की बात करूँ, राइट, 1848 की बात करूँ, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक स्यूरो। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक स्यूरो। उन्होंने 4 सीरीज ऑफ प्रिंट प्रिपेयर करी थी, ठीक है। इन्होंने विजुअलाइज करी थी। विजुअलाइज कर क्या करा था इन्होंने विजुअलाइज ये करा था कि जो हमारा वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक है, ठीक है। क्या विजुअलाइज करा था अपनी ड्रीम में कि जो हमारा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, वो डेमोक्रेटिक है और सोशल रिपब्लिक है, राइट। डेमोक्रेटिक है और सोशल रिपब्लिक है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इनका जो फर्स्ट प्रिंट था, ठीक है, फर्स्ट प्रिंट जो फर्स्ट विजुअलाइजेशन है, ये आपकी हिस्ट्री के बुक में मेंशन है जो आपने करनी है। आउट ऑफ 4 यू ओनली हैव टू स्टडी अबाउट 1 प्रिंट। और वो फर्स्ट प्रिंट ये था कि जितने भी मेन और वुमेन थे, सारी एज के, नो मैटर व्हाट द एज इज, ठीक है। और कोई भी क्लास के, कोई भी सोशल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कोई भी क्लास के जितने भी मेन वुमेन थे ऑफ ऑल एजेस एंड ऑल सोशल क्लासेस, वो क्या कर रहे थे, दे वर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी लाइन बना के मार्च कर रहे थे, ठीक है। और सामने क्या था, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। सबको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या डिपिक्ट करता है, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट इन वन हैंड। एक हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने क्या पकड़ा हुआ है, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट इन वन हैंड, और दूसरी साइड उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। क्या पकड़ा हुआ है, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। मतलब एक चार्टर पकड़ा हुआ है, एक रोल सा पकड़ा हुआ है जिसमें सारे मैन के राइट्स, वुमेन के राइट्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो वो लोग जो लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, दे वर ऑफरिंग होमेज, दे वर ऑफरिंग ट्रिब्यूट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राइट। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या डिनोट करता है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अनदर हैंड। तो जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से हम निकल रहे थे, जब वो पूरी ट्रेन जो लंबी रेलगाड़ी की तरह लोग चल रहे थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से निकल रहे थे, तो यूएस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया था और स्विट्जरलैंड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया था। मतलब ये लोग एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक स्टेट बन चुकी थी, ठीक है, इनको फ्रीडम मिल चुकी थी, राइट। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कौन कौन सी 2 कंट्रीज ने पास कर दिया था, यूएस एंड स्विट्जरलैंड। तब तक ये एक नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस वॉज जस्ट नियर द स्टैचू। फ्रांस जो है अभी स्टैचू के पास पहुंची ही थी। मतलब राइट नाउ यूएस और स्विट्जरलैंड ने पहले ही एक नेशन स्टेट बनी थी, और उस टाइम तक जब ये विजुअलाइज प्रिंट किया था उन्होंने, फ्रेडरिक स्यूरो ने इसके बारे में सोचा था, तो फ्रांस जो थी अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंची ही थी। मतलब इसको अभी एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बनी ही थी। उसके बाद फ्रांस को किसने फॉलो किया, इट वाज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, राइट। किसको फॉलो किया, फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। फ्रांस के पीछे कौन थे, सबसे पहले यूएस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। यूएस और स्विट्जरलैंड क्रॉस कर चुकी थी, फ्रांस अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहुंची थी। फ्रांस के पीछे जर्मनी थे, जर्मनी ने ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग पकड़ा। फ्लैग उन्होंने पकड़ा हुआ था रेड, ब्लैक एंड गोल्डन का। वो क्या डिनोट कर रहा था, एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप दैट दे आर होपिंग फॉर लिबर्टी इन 1848। दे आर ट्राइंग टू मेक जर्मनी अ यूनिफाइड स्टेट। क्या जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं फिर से याद दिला रही हूँ, सबसे पहले कौन था, यूएस जो क्रॉस कर चुका था। फिर था स्विट्जरलैंड जो क्रॉस कर चुका था। अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा फ्रांस। फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा था, जर्मनी। जर्मनी को कौन फॉलो कर रहा था, ऑस्ट्रिया।
ठीक है। ऑस्ट्रिया के बाद था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, देन लोबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सब इनको फॉलो कर रहे थे। तो ये जो आर्टिस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह पर्सोनिफाई किया। और राइट, जो आर्टिस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, दे पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, ठीक है। और जो ये विजुअल्स थे, दे हैड बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू शो फिटर्निटी, ठीक है। ये जो visuals थे, it had been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. तो उनके visual print का basically उनकी imagination का फ्रेडरिक ह्यूगो का एक ही aim था, to make the world democratic and social republic. राइट, तो जब ये इमेज बनाई गई थी ह्यूरो की, जर्मन डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। तो मतलब अभी मैंने आपको बताया, फ्रांस जो था वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचा ही था, मतलब फ्रांस एक नेशन स्टेट बन चुका था। फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा था? जर्मन। तो अभी जर्मन फॉलो कर रहा था, अभी वो एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, ठीक है। तो यूरोपियन यूरो के यूटोपियन विजन के हिसाब से, यूटोपियन मीन्स हिज ओन ड्रीम, हिज विजुअलाइजेशन, उसके विजन के हिसाब से जो लोग थे, दे आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। उस लाइन में अलग अलग नेशन के लोग खड़े हुए थे, उनका आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे पता लग रहा था कि वो कौन से नेशन थे? दे वर होल्डिंग द फ्लैग्स, दे वर होल्डिंग द नेशनल कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम उन्होंने पकड़ा, मतलब उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम को देख के और उनके फ्लैग को देख के हमें पता लग रहा था कि वो कौन कौन से नेशन के हैं, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म की वजह से काफ़ी चेंजेस आए पॉलिटिकली भी और मेंटल वर्ल्ड में भी, मतलब लोगों के माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए, क्योंकि लोग इनलाइटेंड हुए, जागरूक हुए, एंड पॉलिटिकली भी काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज आया। इफ आई ओनली टॉक अबाउट यूरोप, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या था, मतलब एंड ऑफ द रिजल्ट, मतलब टॉपिक का मतलब इस चैप्टर के एंड में आप क्या करोगे कि नेशन स्टेट बन गई थी, ठीक है। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स खत्म होने के बाद नेशन स्टेट बन गई थी। दिस इज व्हाट वी गोइंग टू रीड, क्लियर। तो ये हो गया आपका, तो नेशन स्टेट यूरोप में बन चुकी थी, ठीक है। और डायनेस्टिक एम्पायर थे जो यूरोप के, वो खत्म हो गए थे। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जो आपके इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है। देन लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन है, ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमें जो रिजल्ट मिला था फ्रांस में, वो सब भी आएगा। तो नेशनलिज्म पहले है क्या? नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनलिज्म है क्या। इट इज अ बिलीफ सिस्टम विद द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ नेशन। एक नेशन के अंदर जितने भी मेंबर हैं, उनके अंदर एक कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे नेशनल फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने का, राइट। तो नेशनलिज्म फ्रेंच रेवोल्यूशन से आना शुरू हुआ था 1789 में, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, जब रेवोल्यूशन आया था फ्रांस में, तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई थी। मतलब उनको एक्चुअली में लगने लग गया था दैट वी बिलोंग टू द सेम nation, we are the member of the same nation, we have common identity। तो ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर आने लग गई थी। तो क्या चेंजेस आए थे ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन? पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, ठीक है। एक सॉवरेन कंट्री में चेंज कर दिया गया था फ्रांस को। फ्रांस पहले मोनार्की थी, मोनार्की से एक सॉवरेन कंट्री में चेंज कर दिया गया था। आइडिया ऑफ ला पत्राई और ले सिटियन वॉज इंट्रोड्यूस। ला पत्राई क्या है कि जो फ्रांस है वो हमारा फादरलैंड है, द फादरलैंड, और सिटियन मतलब वी आर द सिटीजन ऑफ दिस फादरलैंड, राइट। न्यू ट्राई कलर फ्लैग आया था, फ्रांस को एक नेशनल लैंग्वेज में डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। न्यू हिम्स ओथ्स कंपोज किए गए थे, जितने भी मार्टीज थे, मतलब जो शहीद थे, उनको रिस्पेक्ट दी गई, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए थे, यूनिट वेट सिस्टम, मेजर सिस्टम, आपको अगर याद हो तो 9th में आपने पढ़ा था कि वेइंग सिस्टम भी अलग होता था। 1 सेंटीमीटर जो कहीं पे 98 है, तो 1 मीटर कहीं पे 98 सेंटीमीटर है, कहीं पे 99 सेंटीमीटर है, बट लेटर ऑन यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए थे, यूनिफॉर्म वेट सिस्टम बना दिया गया था। जो थर्ड स्टेट था, ठीक है, थर्ड स्टेट ने क्या किया, स्टेट जनरल्स को इलेक्ट किया, ठीक है। मतलब थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलकर वोटिंग करी, स्टेट जनरल्स को इलेक्ट किया, एंड दे नेम्ड इट एज नेशनल असेंबलीज।
ठीक है, जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज थे उन सबको अबॉलिश कर दिया गया था एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट इंटायर यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे यूरोप को मोनार्की से हटाने की, पूरे यूरोप को एक यूनाइटेड नेशन बनाने की। उसके बाद जैकोबिन्स क्लब बनाए गए थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंडर, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। फ्रेंच आर्मी जितनी भी थी दे मूव टू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1790 ताकि ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड कर सके। फिर नेपोलियन आया फ्रांस में एंड नेपोलियन के आने के बाद फिर से डेमोक्रेसी खत्म हो गई एंड मोनार्की केम बैक अगेन। ये लास्ट ईयर की रिविजन ही है। बट जो भी उन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे ने जितने भी रूल्स बनाए थे वो बहुत एफिशिएंट रूल थे, बहुत ही अच्छे रूल उन्होंने बनाए थे। तो डेमोक्रेसी जरूर उन्होंने डिस्ट्रॉय करी थी बट रूल्स वो काफी अच्छे बना के गए थे। जैसे उन्होंने कहा दैट एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ। हर कोई इंसान जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा बिफोर लॉ। क्लियर? उसके बाद they also he also prohibited all the privileges based on a birth कि if you are born in a rich family that doesn't mean कि आपको by birth ही privileges मिलेंगे। आपको privileges आपके merit के हिसाब से मिलेंगे, by birth नहीं मिलेंगे। ठीक है, उन्होंने right to property to all किया कि हर एक के पास right to property होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट के पास राइट होगा टू रिमूव एनी वन फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी की जगह पे रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड हो रही है, अगर कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास ही राइट है किसी की प्रॉपर्टी छीनने का। और छीन के ये नहीं कि वो उसको बेघर कर देगी, वो उसको कंपनसेशन जरूर देगी। राइट, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम, सर्वडम से लोगों को फ्री कर दिया था, मतलब कि फोर्स लेबर खत्म हो गया था। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर दिया गया था एंड इसकी वजह से जो सिविल कोड थे पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग नेपोलियन। तो इतने सारे अच्छे लॉ को देख के लोगों ने क्या किया, नेपोलियन को प्रेज करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे इनिशियली स्टार्टिंग में फ्रांस आर्मी जो थी उन्होंने बहुत अच्छे से इस लिबर्टी को वेलकम किया, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। ठीक है, मतलब जो नेपोलियन थे उनको वेलकम किया ड्यू टू दीज गुड लॉज एंड एफिशिएंट लॉज। बट जो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो लॉ के बारे में जब उन्होंने प्रेस करना शुरू किया, नेपोलियन के बारे में प्रेस करना शुरू किया, नेपोलियन ने इसका फायदा उठाया और डेमोक्रेसी को फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतने एफिशिएंट और रैशनल लॉ लाने के बावजूद भी उन्होंने लोगों के साथ बहुत गलत किया। टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप इम्पोज कर दी। सेंसरशिप यू नो दैट नो वन कैन राइट अगेंस्ट दी रूलर्स एंड फॉर पीपल को फोर्स किया गया कि भाई तुम फ्रांस आर्मी को ज्वाइन करो। तो ये था आपका टॉपिक 1 विच वॉज कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन क्लास 9। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 5 करेंगे बट आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि इस चैप्टर से एक 5 मार्कर क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो मेरे ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी मैं डालने वाली हूँ और इसके एमसीक्यूज वगैरह के लिए ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझ सकते हैं एंड दिस इज इनफ and you definitely going to score well. So for more such video, do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. Do not forget to subscribe my channel for notes, MCQ, sample papers. अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए you can reach us out on Instagram, Facebook or Telegram or on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.